अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पाकिस्तान में 29 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी। अब से कुछ देर बाद इसकी इफ्तिताही तकरीब शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम के पहले से मैं इसका ओवरऑल जायजा लेंगे, पाकिस्तानी टीम की तैयारी देखेंगे, ये पूछेंगे कि कौन सी टीम फेवरेट है, किसके ज्यादा चांसेस हैं। टॉप 2 टीम्स जो कि फाइनल में जाती हुई हैं फिलहाल परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो कौन सी हैं, प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी। उसके बाद पीटीआई की कोर कमेटी मीटिंग का हुई है आज, फैसले क्या हुए हैं, सियासी स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मुस्तफा कत्ल केस मुअम्मा कुछ हल हुआ है, कुछ हल नहीं भी हुआ, मजीद ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, मजीद कैरेक्टर्स इस कहानी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 29 साल बाद पाकिस्तान में एक बड़े क्रिकेट इवेंट की। 1996 में हम सबको याद है कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद मुतअद्दिद मुश्किलात चैलेंजेस के बाद पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा होने जा रही है। जो उसका मजा थोड़ा सा किरकिरा है, कुछ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चले गए। कुछ मैचेस दुबई में होंगे, कुछ पाकिस्तान में होंगे। मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर पाक भारत मैच देखने का हमें मजा लेना था वो हम ले नहीं पाए हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए इस वक्त की बड़ी एक अहम संगे मील है। 96 के एक रोजा बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी के बाद से पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट इस तरह का हो रहा है जिसमें मजमूई तौर पर तमाम टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान के दौरे दोबारा शुरू करने के तकरीबन 6 साल बाद ये इवेंट पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की, जिसे कहते हैं ना, वाज़ेह तौर पर जो एक भरोसा है, एक वापसी है, उसका भी निशान है। मजमूई तौर पर 15 मैचों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला कराची में टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड से होगा, जबकि फाइनल 9 मार्च को मुकर्रर है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से चंद माह कबल 3 मेजबान शहरों लाहौर, कराची, रावलपिंडी में स्टेडियम्स को उनकी तज़ीन व आराइश की गई। उनमें हमने देखा कि कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट की गई। स्टेक होल्डर्स के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के एक हाइब्रिड विजन की मेजबानी करने पर इत्तेफाक किया, जिसमें भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान अब भी मुमकिना तौर पर 15 में से 11 मैचेस की मेजबानी कर रहा है, जिसके बाद गुज़श्ता बरस दिसंबर में आईसीसी ने यह भी ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया अब 2027 तक किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेंगे। 2008 वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बायस 1 साल की ताखीर से जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद हुआ था और सन 2017 में पाकिस्तान ने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त देकर पहली मरतबा टूर्नामेंट में फतह भी हासिल की थी। इस वक्त जैसे मैं आपको बता रही हूं कि इफ्तिताही तकरीब इसका आगाज होने वाला है। भारत प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी से ही बातचीत शुरू करते हैं, इसी टॉपिक पे। यासिर हमीद साहब साबिक प्रेस क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, नजीबुल हुसैन स्पोर्ट्स तज्जियाकार, शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी एवाई न्यूज़। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी और अभी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसका अहाता करते हुए भी हम बात करेंगे। नजीब, आपसे आगाज करती हूँ। फिलहाल जब ये तकरीब शुरू हो रही है थोड़ी देर तक, पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस और ओवरऑल अगर टीम की फॉर्म देखें, टीम की कॉम्पोजिशन देखें, तो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, इस चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू होने से कुछ अरसे पहले से मेरा ख्याल है तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम फॉर्मर प्लेयर्स और हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये सोच के कि पाकिस्तान का जो वनडे फॉर्मेट है वो थोड़ा स्टेबल है, हमारी टीम यहाँ इतनी डिस्टर्ब नहीं है, ये फॉर्मेट हमें जरा ज्यादा सूट भी करता है। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग होगी। फिर अचानक से जब सिलेक्शन हुई इस टीम की, और वो कोई नई बात नहीं है, हर बड़े इवेंट से पहले, हर आईसीसी इवेंट से पहले हमारे पास बड़े सरप्राइज पैकेजेस आते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान है। तो अब थोड़ी सी उम्मीद जो है वो जरा टूटती हुई नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि टीम का बैलेंस इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान इस इवेंट में फेवरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, और ट्राई सीरीज में हमें इस बात का अंदाजा भी हो गया है क्योंकि वी हैवीली रिलाई ऑन आवर फास्ट बॉलिंग, और फास्ट बॉलिंग जो है वो मार खा रही है, स्पेशली इन ओवर्स। सही, आपने कहा आप इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, लेकिन बहरहाल द अनप्रिडिक्टेबल्स भी हमें ही कहा जाता है। शाहिद साहब, आपका क्या ख्याल कुछ मुख्तलिफ है नजीब से? यही सवाल आपकी तरफ। बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जनरेशन जेड का आदमी है, स्पाइसी आदमी है, जल्दी हिम्मत हार जाता है। नहीं, ये जनरेशन जेड का आदमी नहीं है, ये इसकी शक्ल पे मत जाए, इसके हुलिये पे मत। ये मिलेनियल है, भरपूर मिलेनियल है। पता नहीं शायद साहब मुझे बहुत छोटा समझ रहे हैं। जनरेशन वाई
जनरेशन वाई का कर ले। जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी हिम्मत हार जाता है। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, जो टॉप 4 फेवरेट टीम्स हैं पाकिस्तान उनमें शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने, पाकिस्तान के कप्तान ने यह फैसला किया कि हमें एक ही स्पिनर पे गुजारा करना है, हमारी फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो ठीक है, सो बी इट। पाकिस्तान के पहले दोनों मैचेस बड़े क्रूशियल होंगे, दोनों में से कोई एक मैच भी पाकिस्तान जीत लेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम टॉप 4 फेवरेट्स में शामिल है। अच्छा यासिर, अभी आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, नजीब का ख्याल है कोई इतने फेवरेट्स नहीं है, शाहिद भाई कह रहे हैं कि नहीं टॉप 4 में तो होंगे ही होंगे। ये जरा राय बटी हुई है, इसका फैसला करने में हमें मदद दीजिए। आप किस तरफ हैं दोनों की बातों में से? देखिए, अभी पाकिस्तान की जो क्रिकेट जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली वो थोड़ी सी अप एंड डाउन है, बट क्रिकेट में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो हम समझते हैं कि जो टैलेंट है या जो एबिलिटी है, हम उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। 2017 में भी हम लोग 8वें नंबर पे थे जब हम चैंपियन बने, और सिर्फ साबित कदमी की बात है। उसे कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन हमारी अगर बेहतर हो, एग्जीक्यूशन ठीक हो, जो लड़के जिस जगह के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो वहाँ पे अपना रोल जो है वो अदा कर दें, अपने परफॉर्म कर दें, तो फिर मेरे ख्याल से आपने देखा है 2-3 दिन पहले की बात है, कराची में हम लोगों ने 350 चेज किया है, विच वाज 5 सालों में कोई भी टीम वनडे इंटरनेशनल में सबसे हाईएस्ट जो है वो चेज हुआ है। अच्छा। और अगले ही 2 दिन बाद हमने जो है बैटिंग में कोलैप्स हो गए। तो खैर थोड़ा सा पिच में भी डिफरेंस था। पहले हम लोग जो थे वो थोड़ी बैटिंग स्ट्रिप पे खेले, और उसके बाद थोड़ी विकेट में जो था वो थोड़ा बॉल फंस रहा था, बट मैं समझता हूँ हम फिर भी 30 to 40 रन शॉर्ट थे। ठीक है। तो वहां पे एग्जीक्यूशन की बात आ गई कि एग्जीक्यूशन हमारी वो नहीं थी जो हमारी पहले मैच में थी। लेकिन वो 2 प्लेयर हमें फिर दोबारा नजर आए अगेन सेकंड मैच में, फाइनल में, सलमान अली अगर और रिजवान, उन्होंने ही जो है वो कश्ती को थोड़ा सा संभाला। तो मेरे ख्याल से जो जहां पे जिसका जो रोल है वो वहां पे वो उस तरह अदा नहीं हो रहा, या वो वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा। जिस तरह अगर आप देखें डेथ ओवर्स में हमने जिन लड़कों को सिलेक्ट किया है, वो उनका काम है कि वो डेथ ओवर्स में आके मारे। उस वक्त जो है हमें बॉल जो है वो कंसीड नहीं करने। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि नंबर 3 पे जो प्लेयर आ रहा है जिसका वो जॉब है कि वो पूरा खेले, तो वो भी नहीं खेल पा रहा। सही। तो मतलब जो नंबर 3 वाला है वो भी, उससे भी जॉब नहीं हो रही, और नंबर 6 और 7 से भी जॉब नहीं हो रही। तो ये इट्स अ बिग लूप होल। तो मेरे ख्याल से ये फिर हमें इसका सोचना पड़ेगा कि हमें इसका हल क्या निकालना है, क्योंकि दिस इज द टूर्नामेंट ऑफ 300 एटलीस्ट। अच्छा। 300 आपके होंगे तो आप डोमिनेट कर सकते हैं, आप अपने जो टर्म्स हैं उनको आप जो है वो कर सकते हैं, आप अपने बॉलर से काम ले सकते हैं। जहां पे 260 270 होगा वहां पे हमारे बॉलर्स भी प्रेशर में आएंगे। सही। तो 300 इज द मस्ट स्कोर जो हमने अचीव करना है इस टूर्नामेंट में। इंटरेस्टिंग। उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपने 300 किस तरह करने। सही। अच्छा, तो वो जो है आपका आपने वे आउट निकालना। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की टीम की, इसके ऊपर हमने आप तीनों का ले लिया तज्जिया। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे खतरनाक टीम इस टूर्नामेंट में, नजीब आपसे आगाज करती हूँ, आपके ख्याल में सबसे इनफॉर्म खतरनाक टीम कौन सी है इस वक्त? देखिए, वही बात है ना कि मेरे ये कहने का रीजन कि मुझे पाकिस्तान इतनी फेवरेट नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो 2 टीमें जिनके सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं ना, वो 2 टीमें हमारे ही ग्रुप में हैं, यानी कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड। इंडिया की टीम जो है वो जिस तरह से खेल रही है, और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि उनका अपनी कंडीशन में उनका जरा ज्यादा वो होता है, जब वो यूएई आएंगे वहां उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर वो पाकिस्तान आने के लिए आमादा हो जाते तो यहां उनको ज्यादा मजा आता। लेकिन खैर, उनकी टीम का बैलेंस बड़ा शानदार है, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स, और अब उनके तमाम बैटर्स। पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी कि रोहित शर्मा रन नहीं कर रहे, अभी पिछले दिनों उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ एक जबरदस्त सेंचुरी बना दी। अहमदाबाद में विराट कोहली ने 52 रन की इनिंग खेल दी। शुभमन गिल वगैरह, श्रेयस अय्यर ये ऑलरेडी फॉर्म में है, स्पिनर्स उनके खतरनाक है, तेज बॉलिंग उनकी अच्छी है, वो बैलेंस अच्छा है। और न्यूजीलैंड को तो अभी आपने देख ही लिया ट्राई सीरीज में कि उनकी कैसी जबरदस्त तैयारी हो गई है। दैट इज द ओनली रीजन कि मुझे पाकिस्तान के चांसेस जरा कम लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे शाहिद साहब ने कहा,
ये जो अपने 2 मैच हैं वो जहां जीता पाकिस्तान वहां पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल राइट नाउ इफ यू आस्क मी, इंडिया न्यूजीलैंड मुझे बहुत फेवरेट लग रहे हैं और खतरनाक भी लग रहे हैं। जी यही बात शाहिद साहब बिल्कुल। आपसे पूछूं, खतरनाक तरीन टीम इस वक्त जो पूरी लाइनअप है उसमें से कौन सी लग रही? देखिए, इंडिया तो रेड हॉट फेवरेट है, लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमराह का बड़ा नुकसान होगा। एक उनका क्वालिटी पेसर जो कि हमेशा मैचों में विकेटें लेता है, हमेशा मैच जितवाता है, कम से कम रन्स देता है, उसका नुकसान इंडिया को होगा। और मोहम्मद शामी फिट होके आए हैं वापस, अभी रस्टी हैं, अभी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो उनका पेस बॉलिंग थोड़ा सा लो साइड पे है। स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं, उनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है। हमारी बैटिंग न जाने क्यों पहले मैच में 113 डॉट बॉल्स, दूसरे मैच में 139 डॉट बॉल, तीसरे मैच में 170 डॉट बॉल्स। ये डॉट बॉल्स का जो हमारा एक जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, ये हमें एड्रेस करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और अच्छा हुआ कि ट्राई सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थी, हमें 2 झटके न्यूजीलैंड से लग गए और हमें बुध को फिर अच्छा खेलकर न्यूजीलैंड को हराना होगा। और मेरे हिसाब से एक जो सबसे खतरनाक टीम इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में वो अफगानिस्तान की टीम है। जब वो 270 रन जब वो 270 रन बनाएंगे, उनके पास क्वालिटी स्पिन अटैक है, क्वालिटी पेस अटैक है, क्वालिटी फील्डिंग है उनकी, और उनके पास एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर जो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर था उमर, वो उनके पास मौजूद है। तो उनकी टीम जब 270 प्लस करेगी, अभी आज वार्म अप मैच हो रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने 305 रन बनाए और वो यकीनन न्यूजीलैंड को जेर कर लेंगे। वो एक बड़ी खतरनाक टीम। इंटरेस्टिंग, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, इंडिया फेवरेट है, ये बात की। यासिर, यही सवाल आपके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी लाइनअप में खतरनाक तरीन टीम कौन सी है, तो क्या आपका इसमें जवाब होगा? देखिए, खतरनाक तरीन टीम तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो न्यूजीलैंड लग रही है मुझे, क्योंकि उनके वाकई उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। जो सैटनर है ना, वो आके जो एक टोन सेट करते हैं बॉलिंग में, मतलब ये मैं देखना चाह रहा था कि हमारे पास कोई इस तरह का स्पिनर हो जो लाके इस तरह बॉल छोड़े और जो इनवाइट करे बैट्समैन को कि आओ मुझे निकल के मारो, और वो टर्न भी कर सके। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, तो हम थोड़ा सा हम इस रिसोर्सेज में थोड़े से हम वीक है। पहले हमें ये होता था कि यार न्यूजीलैंड है, हम इसको मार लेंगे। अब वो सिचुएशन नहीं है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जो है पावर हिटिंग में बहुत अच्छी है। फिलिप्स को देखें, वो आके किस तरह नीचे से आके वो करता है, क्या कहते हैं, फिर मिचेल्स हैं, वो गेम को फिनिश करते हैं, केन विलियमसन है। बैटिंग में मुझे वो बहुत खतरनाक लग रहे हैं और स्पिनिंग डिपार्टमेंट उनका स्ट्रांग है। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान की टीम इनको मार देती है तो फिर इंडिया को भी मार देगी, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि ये पहला मैच इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमें थोड़ा जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड होके ये मैच खेलना पड़ेगा, ओवर एम्बिशियस ना हो। ये पहले वाली न्यूजीलैंड टीम नहीं है, इसको हम थोड़ा सा अगर हम इस ध्यान से ये पहला मैच खेल लें। और जिस तरह अफगानिस्तान की बात की, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ। अच्छा। कि अफगानिस्तान की टीम अगर उनके भी अब आ गया वो चीज आ गई कि दे हैव देयर ओन डे, जब उनकी बैटिंग भी चलती है, जब उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे भी नजर आती है, दे रियली वांट इट, उनको जो पैशन, दे रियली वांट टू विन, वो जो पैशन है ना वो नजर आता है उनकी टीम के अंदर। यस, बिल्कुल, वो टीम बन के खेलते हैं और वो जो उनका जो मैसेज देते हैं अपने ड्रेसिंग रूम को, वो जो है ना उनके अंदर वो रेजिलियंस है, वो पहले जो थी वो हमारी टीम में बहुत ज्यादा नजर आती थी, और वो चीज है ना उधर उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया है। तो मेरे ख्याल से ये उनका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन प्रेशर में लग रही है थोड़ा, क्योंकि शाहीन से मैच हारे हैं ये लोग परसों। तो अभी मुझे नहीं लगता कि किस तरह अपने आप को ये कितना जल्दी ये लेके आते हैं उसमें, अब ये देखना पड़ेगा कि वेरी इंटरेस्टिंग जो आप लोगों का पिक है। इंडिया न्यूजीलैंड के ऊपर आप लोगों का ऑलमोस्ट एग्रीमेंट है, और अफगानिस्तान भी आप में से 2 लोगों ने कहा है। ये ऑलमोस्ट काफी राय आपकी इस हिसाब से मिलती है। तीसरा अहम सवाल, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है इसमें नजीब, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से बचपन से मैं देख रही हूँ टॉस के ऊपर हम दुआएं करते, टॉस जीत जाए फिर जो फैसला होगा। अभी भी इस टूर्नामेंट में भी टॉस इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अब ये हाइब्रिड मॉडल पे है दुबई और पाकिस्तान के अंदर, तो क्या हर पिच के अंदर हम ये कहें कि जी टॉस बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा? डिपेंड्स, ड्यू फैक्टर कितना होगा। पाकिस्तान में तो देखें, जो हमने देख लिया, हमें आइडिया हो गया, लाहौर और कराची में ऐसी विकेटें बनेंगी, खूब रन होंगे, एक्साइटिंग क्रिकेट होगी। अगर ड्यू फैक्टर रहेगा तो ऑब्वियसली चेस करना टीमें जो हैं वो ज्यादा चाहेंगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस जगह हो रहा है, और ऑब्वियसली टॉस का अपना फैक्टर तो रहता है। सही जी। शायद साहब सेम क्वेश्चन, टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा इस टूर्नामेंट के अंदर? टॉस का फैक्टर रहता है, और उस वक्त ज्यादा रहता है जब आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सेकंड बारी में बॉलिंग करना मुश्किल होगी, ड्यू एक फैक्टर होगा।
लेकिन अच्छी टीम है, टॉस को आउट ऑफ इक्वेशन कर देती हैं। टॉस हार भी जाएं तब भी वो अगर पहले बैटिंग करनी चाहती हैं तो स्कोर बोर्ड पे इतना स्कोर सजा देती हैं। न्यूजीलैंड ने जो एक मैच खेला था लाहौर में, ऑल्दो के वहां बहुत ड्यू थी, लेकिन उनके स्पिनर्स ने बजाय गेंद को टर्न करने की कोशिश करने के, ग्रिप करने की कोशिश करने के, स्किड की। स्किड में आपको ज्यादा फायदा होता है और आपको एलबीडब्ल्यू और बोल्ड मिलते हैं। सही। यासिर, यही सवाल आपके लिए। टॉस पाकिस्तान की टीम का तो बहुत इंतजार होता है, एटलीस्ट मुझे तो ये हमेशा सेंस आई है। आप बताइए कि क्या वाकई इस बार टॉस का उतना कलीदी किरदार होगा इस टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है, क्योंकि पिच जिस तरह पहले मैच में हमने देखा 350 जो चेज हुआ है वो सिर्फ हम लोगों ने दूसरी बारी की है तो चेज हुआ है। शायद हम पहले खेलते तो हम लोग का वो, क्योंकि टारगेट हमारे माइंड में उस तरह ना होता, शायद हम 300 के लिए जाते। तो टास्क का अगर बैटिंग पिच है तो फिर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि पता है आपको कि ड्यू में कितनी इजी है बैटिंग, और अगर विकेट मुश्किल होगी तो उसमें हम डिफेंड कर सकते हैं थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल टोटल को। सही। तो ये दोनों चीजों में मैटर करता है टॉस। सही। अच्छा, अभी आप हमारे साथ ही रहिए, क्विक से एक ब्रेक लेंगे, दूसरे सेगमेंट में भी इस कॉन्वर्सेशन आगे लेकर चलेंगे। कुछ और मजेदार सवाल पूछने आपसे, जरा क्रैश कोर्स करा दे अपने ऑडियंस को कि भाई इस टूर्नामेंट से क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या विनिंग कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तानी टीम को। ये ऐसे बड़े मजे के सवाल ब्रेक के बाद पूछने हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब लाहौर में इस वक्त हो रही है। प्रोग्राम में आज हमने थ्रू आउट डिस्कस किया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट्स, कौन सी टीम खतरनाक होगी, टॉस का इसमें कितना मलदखल होगा। प्रोग्राम के दूसरे से जरा आगे बढ़ते हैं और भारत के साथ जो होने वाला मैच है 23 तारीख को, पहले उससे आगाज करते हैं। हमारे साथ यासिर हमीद हैं, नजीबुल हसनैन हैं, शाहिद हाशमी है। नजीब, आपसे आगाज करती हूँ। 23 तारीख को पाकिस्तान इंडिया मैच, दोनों टीमों के हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो हम सबके सामने है, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने है। फिर इस तरह के हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट का एक प्रेशर होता है। दुबई में ऑलमोस्ट होम क्राउड होगा दोनों टीमों के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अगले इतवार? अगले इतवार? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये कि आप स्टैट्स क्यों देख रही हैं, ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ये एक आईसीसी का फॉर्मेट है जिसमें हम जीतते हैं, हम अच्छा खेलते हैं। मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी में हम उनको हरा चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो मैं दोबारा कहूंगा पाकिस्तान की टीम का बैलेंस नहीं है। ये टीम सेलेक्ट ऐसी हुई है कि आप इसमें, मतलब मैं अगर सोचूं ना कि एक आध प्लेयर कोई बुरा कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फहीम अशरफ और हसनैन है पीछे, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑन पेपर हिंदुस्तान की टीम हमसे बहुत तगड़ी है और उनका कॉन्फिडेंस, उनके प्लेयर्स जो जिस तरह से खेल रहे हैं वो सारी चीजें सब हमारे सामने है। बट बात यह कि ये मैच होता है पेपर पे नहीं होता ना। असल में मसला ये है, इसमें जो नर्व्स पे काबू रखता है वो जीतता है, जो अच्छा करता है उस दिन उसकी कामयाबी होती है। तो वो वाला एक चांस पाकिस्तान के पास है। अदरवाइज क्रिकेट की बेस पे बात की जाए तो इंडिया बहुत आगे। या बार बार बैलेंस की बात करें, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्या इम्बैलेंस है, इसको जरा इलैबोरेट। देखिए, मेरे हिसाब से इन कंडीशन में ना आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं और वो स्पिनर को अगर कुछ होता है, उसकी पिटाई होती है या कोई भी उसका बुरा दिन होता है, तो आपके पास पार्ट टाइमर्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है। आप दो मुस्तनद ओपनर्स के साथ नहीं गए हैं, आपने बाबर आजम को ओपनर बनाया है। बाबर आजम जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, उनको आपने एक नई जॉब दे दिया, आपकी बैटिंग भी थोड़ी उससे एक्सपोज हो रही है। मैंने कहा आप हेविली रिलाई करते हैं पेसर्स पे, उनको रन पड़ रहे हैं, उनसे वैसी बॉलिंग नहीं हो रही है। तो कहीं से भी कोई भी चीज जो कुशन देने वाली है ना वो नहीं आ रही है। फिर हम उसी पे आ जाएंगे बाद में कि हमें जो है वो अच्छा करना है, हमें जो है वो लड़ना है और ये टीम अनप्रिडिक्टेबल है, ये सारी बातें होंगी क्योंकि इसको देख के नहीं बन रहा है बैलेंस। सही। शायद साहब, ट्रेडिशनली इंडियन टीम स्पिनर्स को बेहतर खेलती है। ये जो सारी बातें नजीब पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वक्त, अगले जो मैच है आई एम श्योर ये सब कुछ देखते हुए ही टीम का सिलेक्शन, कॉम्पोजिशन, किसको उतारना है मैदान के अंदर, ये चीजें तो सोच समझ के की जाती हैं या की जानी चाहिए हैं। तो आपको कैसे टीम की फॉर्मेशन लग रही है? देखिए, इम्बैलेंस तो 15 मेंबर स्क्वाड में है कि आपने दूसरा स्पिनर नहीं रखा, एक रेगुलर ओपनर नहीं रखा, लेकिन अब ये रिजवान की ड्यूटी है कि वो बेस्ट 11 निकाले इंडिया के खिलाफ मैच के लिए। और इंडिया के खिलाफ मैच में आपको दूसरा स्पिनर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। अगर हारिस रऊफ अल्लाह करे फिट हो जाता है तो आपके पास 4 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं इंडिया के लिए। इंडिया को आप फास्ट बॉलिंग से तो जेर कर सकते हैं।
दूसरा स्पिनर अगर आप खिला भी लेते तो वो उसकी बड़ी पिटाई होती। इंडिया वाले स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और दूसरे ही कि ये करेक्शन कर लें कि क्राउड 50-50 नहीं होगा, क्राउड 80-20 होगा। 80% टिकट इंडिया ने खरीद लिए हैं, उन्होंने खरीदने ही नहीं दिए किसी को, बीसीसीआई ने भी नहीं खरीदने दिए किसी को। बॉक्सेस भी बड़ी लंबी लंबी पैसों में, 30 का जो 24 का बॉक्स था वो 30 का बॉक्स बनाकर इंडिया वालों ने ले लिया। तो क्राउड तो तकरीबन 80-20 होगा। 80% ब्लू नजर आएंगे आपको, 20% ग्रीन। अब इसमें पाकिस्तान का अपना नर्व्स कंट्रोल करना, प्रेशर को हैंडल करना, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। ये जो बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें शायद भाई यासिर, ये बेस्ट प्लेइंग 11 पाकिस्तान की टीम में कौन होना चाहिए जिसको इस मैदान में उतारा जाए? और साइम अयूब को मिस करेंगे इस मैच में? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन आपने। साइम अयूब का नाम लिया, हमें बिल्कुल वो याद नहीं, क्योंकि बिल्कुल उसका जो है बहुत बड़ा जो है वो हमें वैक्यूम, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हार्ड लक हुई है कि साइम अयूब ही वॉज द मोस्ट, मैं समझता हूँ कि इनफॉर्म प्लेयर, और उसके अराउंड जो है ना बैटिंग चल रही थी। पहले हमें पता था बाबर के अराउंड बैटिंग चल रही थी, 1 साल 2-3 साल उसने परफॉर्म किया कंसिस्टेंटली। नाउ इट्स टाइम के अब साइम के अराउंड चले बैटिंग, और अनफॉर्चुनेटली वो जो है हमारा हमसे वो क्या कहते हैं, अल्लाह को यही मंजूर था, अनफिट हो गए। दैट वाज अ बिग शॉक फॉर पाकिस्तान बैटिंग। और जो बैलेंस की बात करें 11, देखें इंडिया के पास एक और एडवांटेज भी है जो इसको आप समझे कि वो सारे मैचेस अपने दुबई में खेल रहे हैं जी, ठीक है, तो उनके लिए वो एक किस्म की होम कंडीशन हो जाएगी, तो वो यूज टू होंगे। बट मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ के आने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी शाहीन को भी और नसीम को भी, जो कि हम देख रहे हैं कि शाहीन नया बॉल अच्छा करते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में जो बॉलर्स हैं वो उस तरह का कंटेन नहीं कर पाते, तो वो बाद में जब आते तो शाहीन को भी मार पड़ती है। तो हारिस के होने से ये होता है कि शाहीन को सपोर्ट मिलती है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने परफॉर्म किया। उसकी वजह ये थी कि हारिस रऊफ वाज बैक इन फॉर्म। उसकी एक और वजह ये भी है कि हारिस रऊफ वही हारिस रऊफ है जो कि रिजवान कैप्टन बने, वही शाहीन है रिजवान कैप्टन बने, तो दोनों की फॉर्म वापस आ गई है। क्योंकि एवरी बॉल जो है ना कोऑर्डिनेशन हमें नजर आ रही है। तो ये जो नजीब ने जो बातें की है, तो बिल्कुल ये हकीकत है कि बैलेंस इस वक्त हमारा आउट है। उसकी वजह ये तो आउट ऑफ फॉर्म है बाबर, और नंबर 3 पे भी जो हमारे जो बैट्समैन है वो जगह भी पक्की नहीं है। हाँ। क्योंकि बाबर ने परफॉर्म किया नंबर 3 के ऊपर, तो वो उसने अपना नंबर छोड़ा है सबसे पहले, वो वहां पे सेक्रीफाइस कर रहा है टीम के लिए, बट वो पाकिस्तान टीम को हेल्प नहीं कर रही। क्योंकि हमें पता है फखर वो किसी टाइम भी चल गए तो वो उड़ा के रख देंगे। इंडिया के खिलाफ तो वैसे उनकी अगर आउट हो गए तो दूसरे ओवर में भी आउट हो इंडिया के खिलाफ यूजली उनकी एवरेज अच्छी है, फखर की है, चलते हैं तो इंडिया के खिलाफ ही चल जाते हैं, उनकी मेहरबान किस्मत है उनपे। जी वो है बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी फखर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी T20 वर्ल्ड कप में, जब मिचेल स्टार्क को उन्होंने छक्के मारे थे वहां पे। तो आई होप कि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है। दूसरा एक और मैं सजेशन दूंगा, खैर एक वैसे मेरे जहन में एक बात है कि अगर आप खुशदिल शाह को ही आपने खिलाना है, ठीक है, अगर आपने उसको खिलाना है तो आप उसको नंबर 3 पे ट्राई करें। अच्छा, क्योंकि वो हमने देखा है दोनों इनिंग्स में आके उसकी फॉर्म है, नो डाउट कि उसने बीपीएल में रन्स किए हैं, बड़ा ही अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पे वो टीम में आए। तो व्हाई नॉट यू ट्राई हिम ऑन नंबर 3, वो आके थोड़े से बॉल खेलें, अपने 15-20 बॉल लें, मे भी वो आपको कोई वहां पे कोई बड़ा 100 दे दे, और ये दिस कुड बी ऑन कार्ड्स, क्योंकि वो खेलते हैं नंबर 3 नंबर 4 पे डोमेस्टिक में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करे। नंबर 3 पे तो वैसे भी हमें सऊद शकील से जो उम्मीद थी वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे, कामरान गुलाम भी प्रेशर में आए हैं, तो लेकिन कामरान गुलाम को हम यूज कर सकते हैं नंबर 6 पे 7 पे, जहां पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने 30 बॉलों पे 60 किए हैं। तो हमें थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ करना पड़ेगा एडेड एडवांटेज के लिए। सही, इंटरेस्टिंग टेक है ये। अब जो प्लेइंग 11 है, ये यासिर ने बड़ी डिटेल बता दिया कि कॉम्बिनेशंस को भी कैसे ट्राई आउट किया जा सकता है। अगला सवाल मेरा ख्याल है जो जिसका जवाब काफी लोग जानना चाहते होंगे, 4 सेमीफाइनलिस्ट अगर मैं पूछूं नजीब, अब आप अपने पेपर पे अच्छा पहले तो जी आप बताएं। हाँ, मैं तो पहले मारिया मैं आपको बता दूं, ये जो बेस्ट प्लेइंग 11 की बात हो रही है ना, ये हर मैच में एक ही होगी। ये क्या इंडिया और क्या दूसरी टीम, बाबर, फखर, सऊद, रिजवान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल, हारिस, शाहीन, नसीम, अबरार, सही है, ये आपकी बन रही है। इसमें अब जैसे
यासिर ने मशवरा दिया कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, आप कुछ दिल को ऊपर भेज सकते हैं, बन रही आपकी ये है ही आपके पास एक स्पिनर, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो। यहाँ कोई भी बुरा करेगा उसकी जगह फहीम अशरफ आ जाएगा, कोई बॉलर और बुरा करेगा उसकी जगह हसनैन आ जाएगा। आपने टीम ऐसी बनाई है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि जो कहते हैं ना हम ऑपोजिशन देख के खिलाएंगे, क्या देख के खिलाएंगे, ये टीम बन रही है आपकी और यही रहेगी। और जहां तक 4 सेमीफाइनलिस्ट की बात है तो मैं अपने बता देता हूं, फिर आप बाकियों से पूछिएगा। मेरे हिसाब से देखिए, दिल नहीं मान रहा, दिल पाकिस्तान चाहता है, लेकिन यहाँ मुझे इंडिया न्यूजीलैंड लगता है और वहां मुझे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान लगता है। अच्छा, ये आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट है। शाहिद भाई, आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन लग रहे हैं आपको और क्यों, ये भी जरा थोड़ा सा अगर हमें बताएं। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। अच्छा। इसलिए साउथ अफ्रीका भी बड़ी ऑलराउंड टीम है, उनके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है और वो काफी अर्से से टाइटल भी नहीं जीते। उनको एक हंगर है। 1998 में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट टूर्नामेंट कहलाता था, जब वो जीते थे एक आईसीसी का ग्लोबल इवेंट, ना उनकी खवातीन जीत पाती हैं ना उनके मर्द जीत पाते हैं, तो उनके अंदर एक हंगर है। अफगानिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग है। इन कंडीशंस में जब मैंने कहा कि 270 280 बनाएंगे, वो सामने टीम को वखरा डाल देंगे। वार्म अप मैच अगर वो शाहीन से हार गए, मैं उसको इतना नहीं मानता, उसमें राशिद खान नहीं पहुंचे थे, राशिद खान आज ही पहुंचे हैं। सही। तो वो 2 हो गई। और पाकिस्तान इंडिया ऑन फॉर्म, पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा के एक आध कुछ गिरा के सेमीफाइनल में तो पहुंची। अच्छा यासिर, मैं आई एम अमेज्ड कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कोई भी जिक्र नहीं कर रहा। आपकी सेमीफाइनल में 4 टीमें कौन सी होंगी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहे कि काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके अनफिट हो गए हैं, तो आई डोंट नो, इसलिए कोई उसका नाम नहीं ले रहा। बट ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे भी सेमीफाइनलिस्ट में नहीं आ रहे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन तीनों में से 2 आएंगे सेमीफाइनल में। चांसेस ज्यादा जो हैं वो न्यूजीलैंड के और ये तो एक ही ग्रुप की टीम है ना। He's playing it safe. Okay, मैंने तीनों कहा था, तीनों में से नहीं यासिर, असल में दिल नहीं चाहता ना, दिल मान नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के 2 बताओ। दो वही बता रहा हूँ क्योंकि 3 में से, इन 3 में से 2 तो आएंगे लाजमी। और दूसरे जो है अफगानिस्तान को यासिर की मेहरबानी जो है वो एक तो साउथ अफ्रीका पक्की मेरे ख्याल से आएगी, क्योंकि उन्होंने उनको थोड़ा सा पाकिस्तान में ट्रायंगुलर खेल के ना थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस उनको अच्छा हो गया, थोड़ा सा यूज टू हो गया कंडीशन से। उनके भी स्पिनर्स अच्छे हैं और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो मेरी तो 5 टीमें, इनमें से 4 आप देख लें कौन सी। पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। अच्छा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, 19 से पहले कुछ नहीं कह सकता। रोज मैंने भी बैठना है टीवी पे। चलिए ठीक है, हम आपको इतनी हम आपको दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल, पाकिस्तान इंडिया मैच नजीब पाकिस्तानी सरजमीन पे या इंडियन सरजमीन पे अब नहीं होने वाला अगले कई सालों तक। व्हाट अ सैड लॉस, व्हाट अ ट्रेजेडी दोनों ममालिक के फैंस के लिए, क्रिकेट के लिए कितना ये बड़ा सानिया है। मतलब पर्सनली मुझे बड़ा अफसोस है कि कितने महरूम रहेंगे ऑडियंस दोनों तरफ डिवाइड के। देखिए, ये तो बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। दोनों मुल्कों के हालात सैडली इनके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज पर जो है वो असर डालते हैं, और स्पेशली क्रिकेट, बिकॉज सबकी नजरें इन पे होती हैं, ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ द गेम। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बुरा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब जो भी हो ना, ये क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि अब जो भी हो बराबरी की बुनियाद पे हो। वो नहीं आ रहे, हम भी नहीं जाएंगे। वो जैसा सुलूक कर रहे हैं हमसे भी वही एक्सपेक्ट करें। फैंस के लिए बहुत अफसोस की बात है, ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए बड़ा बुरा है कि आप एक दूसरे के मुल्क जाके नहीं खेलते, बट ओवरऑल अब दैट्स द वे इट इज। इसमें कुछ तब्दीली शायद साहब आपको लगता है कि होगी, या बस अब ये नई हकीकत है, अब इसी को जेन में रख के अभी टूर्नामेंट्स होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली अगर कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, थोड़ी सी दोनों गवर्नमेंट में बातचीत हुई, तो ये यकीनन चेंज होगा। और अभी आप एशिया कप आएगा इसी साल के मिडिल में जो इंडिया होस्ट कर रहा है, उससे पहले अगर कुछ भी थोड़े से भी पॉलिटिकल ओवरचर्स हुए तो यकीनन इसमें बेहतरी आएगी। ये ऐसा ही है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में एक दूसरे में मुल्क में नहीं खेल रहे। जैसे बिरयानी में
मटन नहीं, रोटी में नमक नहीं और जर्दे में मीठा नहीं। ये ऐसा ही है कि आप इन सारी चीजों में से सब चीजें निकाल लें तो इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा बड़ा जबरदस्त एक ओकेजन होता है दोनों मुल्कों के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। और मैंने तो ऐसे कई मैचेस देखे हैं इंडिया में भी जाके, पाकिस्तान में भी जाके और न्यूट्रल वेन्यूज पर भी जाके। सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया के प्लेयर्स हमें बिलबोर्ड पे नजर आ रहे हैं। बुमराह भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, पंत भी हैं, गिल भी हैं, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स नहीं आए और इसका फैंस को बहुत बड़ा लॉस। बल्कि पूरी एक जनरेशन है यासिर जिन्होंने शायद पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को खेलते हुए नहीं देखा। हमने 90s में देखा है इंडियन प्लेयर्स को यहाँ आते, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो वहां जाते थे। जिस तरह की मोहब्बतें आपको पाकिस्तान के शहरों में मिलती हैं इंडियन क्रिकेट, वो खुद कहते हैं कि जी अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी जनरेशन जवान हो गई जिन्होंने नहीं देखा। हाउ सैड इज दिस? इट्स वेरी सैड फॉर क्रिकेट। मैं समझता हूँ कि क्योंकि बहुत आगे निकल गई बातें अब। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो होगी मेरे ख्याल से। अगर इंडिया की तरफ से थोड़ी सी भी अगर लीनियंस शो किया उन्होंने तो ये डेफिनेटली फिर वापस रिवाइव कर जाएगी चीजें, क्योंकि सारी चीजें ऑन एज है। किसी वक्त भी अगर आज भी पाकिस्तान इंडिया की टीम पाकिस्तान आए तो वी आर रेडी टू होस्ट देम। पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए तो दे मस्ट बी रेडी। कुछ थोड़े से अनासर है उनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू मिस, टू बी ऑनेस्ट, एज ए फैन और एज ए प्लेयर भी। जो जितने भी मैंने 2 टूर्स किए इंडिया के अगेंस्ट, बहुत क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड में भी खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड में भी खेले, इंडिया में खेले, पाकिस्तान में खेले हैं, श्रीलंका में खेले, हर जगह खेले इंडिया के अगेंस्ट। वो डिफरेंट ही एक एक वाइब है स्पोर्ट्स की। तो मेरे ख्याल से अभी भी पता चल जाएगा, मैं 2-4 दिनों की बात है कि पाकिस्तान इंडिया का किस तरह का बनता है। बहुत शुक्रिया। जितने भी आई बॉल्स हैं तो बहुत शुक्रिया यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, नजीबुल हसनैन, शाहिद हाशमी। बड़ी दिलचस्प हमारी कॉन्वर्जेशन रही। जरा हमने पूरे इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक्सपेक्टेशंस का अहाता किया। ब्रेक पे जाएंगे आखिरी सेगमेंट में। मुस्तफा कत्ल केस, उसमें कहानी में नए नए किरदार रूशनास हो रहे हैं। तहकीकात कहां तक पहुंची, तफ्तीश का इस वक्त क्या आलम है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के लड़के मुस्तफा आमिर के कत्ल केस के हवाले से मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं और जैसे जैसे तफ्तीश हो रही है मजीद किरदार भी इसमें सामने आते जा रहे हैं। खासतौर पे जो मकतूल की वालदा है, जाहिर सी बात है जवान बच्चे की मौत का गम वैसे ही वालिदैन को तोड़ देता है, लेकिन वो खास तौर पे मजीद तफ्तीश करवाने का इस हवाले से इस वक्त मुतालबा कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जी कब्र कुशाई भी हो, दोबारा तफ्तीश भी हो। वो एक लड़की का नाम भी ले रही हैं जो उस पूरे मामले के अंदर उसका भी अमल दखल था, जिसका अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा सकी, यानी उसको पकड़ नहीं सकी, उसको तहवील में नहीं ले सकी या उससे पूछगछ नहीं कर सकी। सो उनकी वालदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रही हैं इस मामले के ऊपर। प्रोग्राम के इस हिस्से में कामिल आरिफ साहब सीनियर सहाफी हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं, इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि इस कहानी के अंदर जो ये मजीद ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं ये किस तरफ जा रहे हैं सारे मामला। कामिल, ये वालदा दोबारा तफ्तीश का क्यों कह रही हैं? वो तो ये भी कह रही हैं कि कुछ लोगों को मुअत्तल भी करना चाहिए क्योंकि पहली मरतबा तफ्तीश ठीक से नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले को लटकाया, पुलिस ने तफ्तीश ठीक नहीं की, उनको सीरियसली नहीं लिया। अब वो क्या चाहती हैं? जी देखिए, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि वालदा है और वालदा की बतौर जो हम हैं, और जब एक पेरेंट को 40 दिन तक उसके बेटे की तलाश हो और एंड में खबर ये मिले कि पुलिस ने एक ऐसा कातिल पकड़ लिया है जो उसका दोस्त है, जो क्लास से साथ पढ़ता था, और उसके दोस्तों ने मिलके उसकी लाश को ना सिर्फ डिस्पोज ऑफ किया बल्कि जला दिया। यानी कि अब वो डेड बॉडी भी नाकाबिले शनाख्त है, गाड़ी भी नाकाबिले शनाख्त है। दरअसल वो पुलिस वालों को इसलिए कह रही है कि जो पिछले कुछ दिन जो गुजरे उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो एविडेंसेस थे वो पुलिस नहीं कलेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि जो उनका बेटा है मुस्तफा, वो अपने साथ जो मोबाइल रखता था उसमें भी वो सिम नहीं रखता था, तो पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर मुस्तफा गया कहाँ। पुलिस ने अपने तौर के ऊपर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की, लेकिन बहरहाल पुलिस मुस्तफा को शुरू के दिनों में कामयाब नहीं हुई। फिर टेक्निकल मदद लेनी पड़ी, वफाकी हसास इदारे की मदद से जो लोकेशन है वो पुलिस तक पता चली कि मुस्तफा जो है आखिर में जिस दिन घर से निकला है उस दिन अरमान अपने दोस्त के घर गया है। फिर वहां पर पुलिस रेड करती है। पुलिस रेड करने के बाद उस मरकजी मुल्जिम जो उसका दोस्त है, क्लास का दोनों साथ पढ़े या पहली क्लास से लेके 7 तक, तो उसको कस्टडी में लेती है। अनफॉर्चुनेटली अदालत से उसका रिमांड नहीं मिल पाता पुलिस को।
और उसके ऊपर वजीर आला सिंध ने भी अपनी सख्त स्टेटमेंट दिया और उनको कहा, उसमें कुछ दिन पहले वजीर आला सिंध ने कहा कि जज साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको यानी सिंध हुकूमत जो है वो उसको बिलवास्ता बिलावास्ता इसके ऊपर सामने आना पड़ा। ये जो एक नया किरदार जिसका जिक्र वालदा कर रही है, उस लड़की का, मार्शा है गालिबन उसका नाम, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ, वो क्या मामला है? क्या वो लड़की पाकिस्तान में नहीं है? देखिए, मार्शा जो है वो मुस्तफा की दोस्त थी। अब हम ये समझते हैं कि पहली बात तो आनी चाहिए, तस्वीर आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त थी उसकी। अब उसमें जो है इसके मर्डर में बज़ाहिर तो ऐसा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि मुस्तफा की दोस्त थी और बाद में उसकी दोस्ती अरमगान के साथ हो गई थी, और इन दोनों में जो इख्तिलाफात पड़े थे वो बताया ये जा रहा है अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो उस लड़की को लेके बने थे कि पहले वो मुस्तफा की दोस्त थी, बाद में उसकी दोस्ती जो है अरमगान के साथ हो गई थी और मुस्तफा के कत्ल की वजह जो है वो लड़की बनी। तो अगर उसमें चपकलिश आ गई उन दोनों को लेके, क्योंकि न्यू एंड नाइट के ऊपर ये दोनों साथ थे, मुस्तफा और अरमगान, और इनकी न्यू एंड नाइट पे ही झगड़ा शुरू हो गया था और इनमें माजी में भी इसी तरह से नोकझोंक रहती थी। लेकिन न्यू एंड नाइट के ऊपर ये बताया जा रहा है कि मुस्तफा की दोस्त को लेके काफी ज्यादा इनमें आपस में तल्खियां हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते 5 तारीख तक आके इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसको कत्ल करने तक पहुंच गई। अब असल जो इंकशाफात हैं वो तो जो मुलजिम अरमगान है जो जेल चला गया है, पुलिस ने उसका रिमांड मांगा है, वो आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि असल में उसने मुस्तफा को कत्ल करने की वजूहात क्या बनी। लेकिन बज़ाहिरी तौर के ऊपर जो उसकी मुस्तफा की दोस्त थी जो बाद में अरमगान की दोस्त बन गई थी और दोनों को उसकी वजह से इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, तो कत्ल की बज़ाहिरी वजह ये लग रही है। और ये जो वालदा साहिबा दोबारा तफ्तीश की बात कर रही हैं, क्या ये तफ्तीश दोबारा की जाएगी उनकी तसल्ली के लिए? उसका क्या स्टेटस है? मुतालबा तो है लेकिन अब होगा वो? देखिए, तफ्तीश तो ऑलरेडी मारियस में चल रही है ना। दोबारा तो जब होती जब इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो जाती, इन्वेस्टिगेशन तो क्लोज ही नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन तो अभी ऑन गोइंग है और इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश चल रही है। अभी एक मुलजिम पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, शराज, जिसने ये सारा इंकशाफ किया। अब अच्छा, इससे पहले तक जब तक मुलजिम शराज गिरफ्तार नहीं हुआ था तो जब भी डाउटफुल था कि मुस्तफा जिंदा है या उसको मार के फेंक दिया गया है, वो सिर्फ क्या सराइयां थी। लेकिन शराज ने पॉइंटेशन की और अब बलूचिस्तान में जो 11 तारीख को गाड़ी जली हुई मिली और डेड बॉडी मिली, उससे पता चला कि मुस्तफा की लाश और गाड़ी है। बहुत ही अफसोसनाक ये स्टोरी है। जैसे जैसे इसके आगे डिटेल्स आ रही है, मजीद इसमें भीषणाक पहलू वो सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।